नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना असम्बली बजट इजलास को 25 दिनों तक जारी रखने का मुतालबा मुस्तरद, अपोजिशन को झटका। पुराने शहर की तरक्की और दीगर मसाइल पर अकबरुद्दीन ओवैसी और KTR के दरमियान असम्बली में तल्ख बहस। रियासत तेलंगाना में YS शर्मिला की पदयात्रा जारी, BRS पार्टी कारकुनों पर यात्रा पर हमला करने का लगाया इल्ज़ाम। मुल्क के मौजूदा मसाइल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आसाम के CM पर की तनकीद। तेलंगाना असम्बली के आइंदा इंतखाबात में मजलिस 50 सीटों पर करेगी मुकाबला, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। नांदेड़ में BRS का जलसा, बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। मरकज की जानिब से रियासत को नज़रअंदाज करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानूनसाज असम्बली के बजट इजलास के अय्याम के मुतालिक हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों को ज़बरदस्त झटका दिया गया। अपोजिशन जमातों की जानिब से बजट इजलास को 25 दिनों तक चलाने के मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया। हुकूमत ने 12 फरवरी तक बजट इजलास चलाने का फैसला किया है। 6 फरवरी को असम्बली में वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव और कौंसिल में वज़ीर उमूर मुखन्ना V प्रशांत रेड्डी बजट 2023-24 पेश करेंगे। 7 फरवरी को असम्बली और कौंसिल को तातील रहेगी। 8 फरवरी से असम्बली व कौंसिल में बजट इजलास का दोबारा आगाज़ होगा और 9, 10 और 11 को बजट मुबाहिस होंगे। 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा बिजनेस एडवाइज़री कमेटी इजलास में कांग्रेस ने बजट इजलास को 25 दिनों तक और मजलिस ने 20 दिनों तक चलाने का मुतालबा किया था। हुकूमत की जानिब से ऐवान को चलाने के अय्याम का 8 तारीख को फैसला करने का तयख़ुन दिया गया था। अब BAC के दूसरे ही रोज़ असम्बली के बजट इजलास को सिर्फ 6 दिनों तक 12 फरवरी तक चलाने का एक तरफा फैसला किया गया, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीदें की जा रही है। तेलंगाना कानूनसाज असम्बली के बजट सेशन में आज कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के दरमियान तल्ख बहस हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इजलास के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के चारों समेत तरक्की और पुराने शहर को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की, जिस पर KTR ने एतराज़ किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इजलास की कार्रवाई के दिनों में कमी पर भी शदीद एतराज़ करते हुए कहा कि 25 साल में पहली मरतबा देखने में आया है कि ऐवान की कार्रवाई के दिनों में कमी कर दी गई है। कहा बजट इजलास तेज़ी में चला जा रहा है। कायद मजलिस ने इस बात की निशानदेही की कि BAC के इजलास में वज़ीर आला KCR ने शिरकत नहीं की और ना ही लीडर ऑफ हाउस शरीक हुए। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर KTR ने एतराज़ किया और कहा कि कायद अपोजिशन की हैसियत से वो खुद भी BAC के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, हम नहीं आए तो क्या। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में लेटर रवाना किया था। कायद मजलिस ने कहा कि लोगों के लिए TV मुबाहिस ऐवान से ज़्यादा अहम हो गए हैं। वहाँ शिरकत की जाती है लेकिन ऐवान में वक्त नहीं दिया जाता। अकबर ओवैसी के बयान के बाद KTR ने एतराज़ करते हुए मजलिस को ज़्यादा वक्त देने की शिकायत की और कहा कि वो गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के बजाय दीगर मसाइल पर बात कर रहे हैं। KTR ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ऊंची आवाज़ में बरहमी के अंदाज में बात की जा रही है। लेटर भेजा मैं BAC में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए। था कई इश्यूज थे, एक साल में क्या मीटिंग बुलाए सर? इस ऐवान में वादा किया जाता है क्या? ऐवान में जो तयखुन दिया जाता है, जो जबान दी जाती है, क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? क्या उसका भी एहतराम नहीं है? आप बताइए स्पीकर साहब, आप बोलिए। आपकी मौजूदगी में कहा गया
कि जरूर मीटिंग बुलाएंगे। क्या आज तक मीटिंग हुई? हमने जूनियर कॉलेज के लिए कहा था, बहादुरपुर में ITI के लिए कहा था, इंक्यूबेटर्स के लिए कहा था, स्टार्टअप्स के लिए कहा था कि वो जो SC STs को जो आप दे रहे हैं वो मुसलमानों को दीजिए। ऑन पार विद SC STs का वादा किया गया। ऑन पार विद SC STs क्या हुआ? क्या रिव्यू हुआ? मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर साहब मसरूफ रहते हैं, मैं जानता हूं KTR साहब भी मसरूफ है, मैं जानता हूं कि सारे मिनिस्टर्स मसरूफ हैं। उनसे दरखास्त करूंगा सबसे, आप लोग मसरूफ हैं, हमको एक आदमी बता दीजिए जिसके पास हम जाके मिल सकते हैं। हम मिल लेंगे, खड़े रह जाएंगे। आपके चपरासी से भी मिलना बोले तो मिल लेंगे। तेलंगाना के लिए, पुराने शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए हम खड़े रह जाएंगे। मगर मिलिए तो सही, कोई वादा तो पूरा कीजिए। सर, नए स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे। सर, मैं बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे। बजट में आने का इश्यू है ना, हर वक्त यही बोले साहब। सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे। कितने हुए साहब? 2014 से लेकर अगर हम देखेंगे, फिगर्स है साहब मेरे पास, फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब। कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं BSc में, इस वास्ते नहीं आए हैं। जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, नहीं आए तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हाँ, तो क्या? देखिए, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है। या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं। तो आप माइक नहीं लेते हैं, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब, बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब? शिकायत क्या है बताइए। స్పీకర్ సార్, సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు, కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7 ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే, గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద, మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతరం పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు BSc ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన BScకే రాడు. వచ్చి ఏమైనా వాదించినా, వచ్చి చెప్పినా, విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడికి రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీయే జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్గా. అంటే అధ్యక్ష, మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు బెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా, పద్ధతిగా, మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేదేం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే, మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడారు, గంట మాట్లాడారు. ఆయన 7 ఉన్న ఆయన గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయపాలన కూడా మీరు చెప్పాలా. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకి ఏం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న BSc మీటింగ్లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలి, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు.
వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నారు. YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला की रियासत तेलंगाना में कामयाबी के साथ पदयात्रा जारी है। इनकी यात्रा जिले के AB टांडा दौलतनगर से होती हुई वर्धनापेट हल्का पहुंची। यात्रा के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया था। शर्मिला ने YSR तेलंगाना पार्टी के कारकुनों और लीडरों पर हुक्मरान जमात BRS के लीडरों की जानिब से हमले का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तियार जमात की बेकायदगियों पर सवाल उठाने वाले इनकी पार्टी के कारकुनों और सहाफ़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। शर्मिला ने रियासती हुकूमत पर अपने वादों को पूरा न करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि राजशेखर रेड्डी की दुख्तर ऐसे हमलों से नहीं डरेगी और अवाम के मसाइल व हुकूमत की नाकामियों को उजागर करेगी। పరిపాలన చేయమని మీకు అధికారం ఇస్తే పరిపాలన చేయడం చేత కాలేదు గాని మా మీద దాడి చేయడం మాత్రం మీకు చేతనైందా? సిగ్గుండాలి కదా. మనుషులేనా మీరు? ఇలాగేనా వ్యవహరించేది ప్రజాస్వామ్యంలో? ఈ రోజుకు మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మళ్ళొక్కసారి ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. మీ దాడులకు భయపడేది కాదు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ. మీలాంటి మీ జేజమ్మల్ లాంటి వాళ్ళనే చూసిన దాన్ని నేను. మీ దాడులకు భయపడం మేము ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం. మీరు ఎంత మా మీద దాడులు చేస్తారు అంత ఎక్కువగా అంత గట్టిగా మీ అవినీతి గురించి మీ అక్రమాల గురించి అన్ని సార్లు ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడతాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు బెదిరే వాళ్ళం కాదు ఇక్కడ. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, నిజంగానే మేము చేసిన ఆరోపణల్లో ఏదైనా తప్పుంటే, మీకు దమ్ముంటే, మీకు నిజాయితీ ఉంటే పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి. మీ నియోజకవర్గంలోనే ఒక పబ్లిక్ ఫోరం పెట్టండి. మీడియాను రమ్మనండి, ప్రతిపక్షాలను రమ్మనండి, మేము కూడా వస్తాం. మీరు రండి. మీ మీద వచ్చిన ఆరోపణలు ఏమిటో మీరు సంజాయిషి ఇచ్చుకోండి. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఓట్లేస్తే గెలిచిన వాళ్ళు, ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన వాళ్ళు. మీ అవినీతి గురించి, మీ మీద వచ్చిన ఆరోపణల గురించి, మీ అక్రమాల గురించి మీరిచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకోకపోతే ప్రజలు ఎంతగా కష్టపడుతున్నారో వాటి గురించి మేము ప్రస్తావిస్తాం. మీకు దమ్ముంటే వాటి మీద సమాధానం చెప్పండి. అదేది చేత కాదు గాని అధికారం ఉంది కదా, డబ్బు ఉంది కదా, పోలీసు వాళ్ళు అదుపులో ఉన్నారు కదా అని మా మీద దాడి చేయడం కాదు. మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాం, మా జోలికి వచ్చారంటే మాత్రం మీ అవినీతి అక్రమాల గురించి ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడు. పోలీసు వాళ్ళకు కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. నిన్న దాడి జరిగింది. నిన్న వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మీద దాడి జరిగితే ఇంతవరకు పోలీస్ యాక్షన్ లేదు. ఇంతవరకు ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఇది తగదు. కేసు కూడా బుక్ చేసుకోలేదు. ఇది తగదు. వెంటనే కేసు తీసుకోండి, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి. ప్రజల పక్షాన నిలబడిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. ప్రజల ఆదరణ మా మీద ఉంది. ప్రజలు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టే ఈ రోజు మీరు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. సర్కారు మారే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది. మళ్ళీ హెచ్చరిస్తున్నాం, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు. रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS पार्टी की तोसी के हिस्से के तौर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5 फरवरी को मुनक्किद होने वाले पहले जलसे के सिलसिले में मुकामी अवाम में जोशो खरोश पाया जा रहा है और ये जलसा मौजूए बहस बना हुआ है। नांदेड़ ज़िले मुस्तखर के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों का कहना है कि तेलंगाना में किसानों के मफाद में अमल की जाने वाली स्कीमात जैसे रैतु बंधु, रैतु बीमा और 24 घंटे मुफ्त बिजली की महाराष्ट्र के किसानों को ज़रूरत है। मुकामी अफराद तो कई चौराहों पर BRS के फ्लेक्सी पड़ते हुए देखा गया। नांदेड़ के दिगर मुकामात पर तेलंगाना की सरहदी अजला के BRS लीडरान, वुज़रा और MLAs टीमों में तकसीम हो गए हैं और मुताल्लिक़ा हलकों में ग्राम सभा मुनक़िद कर रहे हैं। इन इजलासों में मुकामी अफराद तेलंगाना हुकूमत और इसकी फलाही स्कीमात के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कई अहम मसाइल पर हुकूमत से सवालात किए और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर तनकीद की। इसी तरह उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चले तो बहुत सारे मुद्दे उठाना है,
लेकिन सरकार पार्लियामेंट नहीं चला रही है। देखिए 6 साल से तो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर है ये। और दूसरी बात ये है कि आप कितने स्कूल खोले? आप स्कूल ही नहीं खोलते। आप मदरसों को तोड़कर या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल्स बनाए? इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो खत्म नहीं होती, वो शादी तो रहेंगी। उनका देखभाल कौन करेंगे? स्टेट करेंगे क्या? 6 साल से आपकी सरकार है। फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उन पे मुश्किलात के पहाड़ उन पे आप डाल दे रहे पूरा। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे लड़की को? आप कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए। कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया। लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? पार्लियामेंट चले तो ना। पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत से मुद्दे उठाने के हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट चले। हमारी पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर डिबेट हो, तो बहुत से हम सब चीज़ मुद्दों को उठा सकते हैं। पार्लियामेंट ही नहीं चल रही ना। सरकार चाहती है पार्लियामेंट चलना और अपोजिशन बोल रही है। सरकार को तो फायदा हो रहा है उसमें। पार्लियामेंट नहीं चल रही तो बच जा रहे हैं वो। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत को नज़रअंदाज किए जाने और फंड्स को मंजूर न किए जाने पर कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असम्बली में मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन की तकरीर में भी मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को नज़रअंदाज किए जाने का जिक्र क्यों नहीं किया गया। तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है। आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया। क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में। क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? ये मेरा शिकवा है, ये मेरी शिकायत है। और ये शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है। इसलिए ये बात कह रहा हूं और कुछ नहीं। शहर हैदराबाद में एक और आची जदी का वाकया पेश आया। रामंतापुर में प्लाईवुड के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। सुबह के अवलिन सातों में पेश आए इस वाक़े में गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की फायर ब्रिगेड्स के अहलकारों को इत्तला दी, जिसके बाद 3 फायर ब्रिगेड्स के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग को काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू में किया। आग के साथ ही धुआं भी देखा जा रहा था। इस आग के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया, जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल पड़े। धुएं के सबब मुकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है।
इस सिलसिले में पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आइंदा तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 असेंबली हलकों में मुकाबला करेगी। And lastly, sir, Honorable Minister Saab had said about MIM having 7 seats. Sir, I have taken a very serious note of his comment which he has passed on MIM, and I assure him that I am going to make sure that I talk to my party president and see that we contest more seats in the coming election, and we come not in the number of 7, but I'll make sure that we come in the number of at least 15 next time by contesting at least 50. I will make sure that my party president agrees for this, and if he agrees, I'm sure we will have more number of MIM legislatures here and who will work together once again with the Bharat Rashtriya Samiti. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity, sir. खम्मम जिले में हफ्ते के रोज विशाखापट्टनम सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। इस वाक़े की वजह से इमरजेंसी विंडो को तब्दील करना पड़ा, जिसकी वजह से 3 घंटे की ताख़ीर हुई। ट्रेन विशाखापट्टनम से सुबह 5:54 पर रवाना हुई और दोपहर 2:25 पर सिकंदराबाद पहुंची। इत्तलात के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुजरिमों की शनाख्त की गई है। बता दें कि 1 माह से भी कम अरसे में ये इस तरह का दूसरा वाक़या है। वंदे भारत एक्सप्रेस को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे हिंदुस्तानी रेलवे ने मुतारिफ करवाया है। ये तेलुगु बोलने वाली रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन है जो तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला तय करती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, राजमंड्री और विजयवाड़ा स्टेशनों और तेलंगाना के खम्मम, वरंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर इस ट्रेन का स्टॉप है। तेलंगाना स्टेट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से डॉक्टर जस्टिस जी चंद्रैया, साबिका सदर नशीन तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने DR ग्रे IAS रिटायर्ड सेक्रेटरी तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के साथ राजभवन में मुलाकात की और कमीशन में इनकी खिदमात के दौर से मुताल्लिक़ साल 2020-21 और 2021-22 की सालाना रिपोर्ट पेश की। भैंसा शहर में महकमे बरक़ी DE दफ्तर के करीब कांग्रेस कायदीन ने भैंसा निर्मल कौमी शाहरा 61 पर हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए किसानों को 24 घंटे बगैर कटौती की बरक़ी फराहमी का मुतालबा किया, जिसके सबब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इस एहतजाज के पेश नज़र महकमे बरक़ी के ओहदेदारों ने कांग्रेस से बातचीत करते हुए आला हुक्काम को मुतवज्जे करवाने का तयक़्क़ुन दिया, जबकि पुलिस ओहदेदारों ने मदाखलत करते हुए एहतजाज को ख़त्म करवाते हुए ट्रैफिक निज़ाम को बहाल किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन, जिनमें साबिक़ा कौंसलर अहमद मोहिउद्दीन, अहमद खान हवालदार, MA लतीफ़ ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी प्रशांत, NSUI ज़िला कायद अमजद शेख, राजेश्वर देशमुख और टाउन सदर भूमन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। जमीयतुल उलमा शाख आसिफाबाद के एक वफ्द ने आज सदर जमीयतुल उलमा शाख आसिफाबाद सरपरस्त मौलाना मीर अशरफ अली हाशमी की ज़ेर क़ियादत में दफ्तर ज़िला कलेक्टर आसिफाबाद पहुंचकर जॉइंट कलेक्टर से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी याददाश्त के ज़रिए स्वीडन में गुज़िश्ता रोज़ कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। जमीयतुल उलमा के वफ्द ने जिस मलून ने भी यह गुस्ताखाना हरकत की है, इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए इसे सज़ा देने का मुतालबा किया। बाज़ा मौलाना एजाज़ुल हक कासमी सदर जमीयतुल उलमा आसिफाबाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का जो बदबख्ताना वाक़या पेश आया, इससे न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची है और दिलों को मजरूह किया गया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा शाख आसिफाबाद नायब सदर मौलाना सैयद हारून रशीद कासमी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद साजिद खान, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज़ उबैद बिन अब्दुल्ला व हाफिज़ मीर ताहिर अली हाशमी फलाही के अलावा दीगर जिम्मेदारान जमीयत मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास को 25 दिनों तक जारी रखने का मुतालबा मुस्तरद, अपोजिशन को झटका।
पुराने शहर की तरक्की और दीगर मसाइल पर अकबरुद्दीन ओवैसी और KTR के दरमियान असेंबली में तल्ख बहस। रियासत तेलंगाना में YS शर्मिला की पदयात्रा जारी, BRS पार्टी कारकुनों पर यात्रा पर हमला करने का लगाया इल्जाम। मुल्क के मौजूदा मसाइल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आसाम के CM पर की तनकीद। तेलंगाना असेंबली के आइंदा इंतखाबात में मजलिस 50 सीटों पर करेगी मुकाबला, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। नांदेड़ में BRS का जलसा, बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। मरकज की जानिब से रियासत को नज़रअंदाज करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल। इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।